हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हैलोजन फैमिली या ग्रुप 17 एलिमेंट्स भी हम इनको बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आप हैलोजन फैमिली के बारे में कंप्लीट डिटेल से जानेंगे कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती हैं, पीरियडिक ट्रेंड क्या आता है इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितनी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये कैसे वेरी करेंगी। प्लस हैलोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। और किस टाइप के ये कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये सब आपको कंप्लीट डिटेल्स में मिलेगा। ओवरऑल आपको कंप्लीट नोट्स इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स या फिर हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन फैमिली की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है इनकी डेफिनेशन। तो जब हम ग्रुप 17 में पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 17 है, जब उसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर 6 एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ये 6 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेसीन। ठीक है, तो ओवरऑल ये 6 एलिमेंट्स मिलके ग्रुप 17 या फिर हैलोजन फैमिली को फॉर्म करते हैं। तो इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम हैलोजन्स भी कहते हैं। इनको हैलोजन्स कहने का रीज़न क्या है, ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सॉल्ट्स बनाते हैं मेटल्स के साथ। ठीक है, क्या बनाते हैं, ये मेटल्स के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो टर्म आया है हैलोजन, इसका इसका मीनिंग जो होता है ये सॉल्ट फॉर्मर ही होता है और इसीलिए इनको हैलोजन्स कहा जाता है। ठीक है, तो सॉल्ट फॉर्मर इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, हैलो मीनिंग सॉल्ट एंड जन मीनिंग फॉर्मेशन। तो ओवरऑल हैलोजन मीन होता है सॉल्ट फॉर्मेशन और इसीलिए इस फैमिली के सभी एलिमेंट्स को हैलोजन नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये सभी मेटल्स के साथ क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। और हैलोजन फैमिली के सभी एलिमेंट्स जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ही ये नेचर में या फिर अगर हम बात करें इनकी अकरेंस की तो ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो आसानी से कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम इन ग्रुप की एलिमेंट्स की बात करें तो ये सभी एलिमेंट्स कलर्ड होते हैं। इनमें से फ्लोरीन जो होती है, फ्लोरीन ये पेल येलो गैस होती है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस होती है, ब्रोमीन और जो आयोडीन होते हैं ये ब्रोमीन लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, और रेड कलर का होता है, और आयोडीन होता है पर्पल सॉलिड। ठीक है, ये जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम फ्लोरीन गैस की बात करें तो इसका फार्मूला होता है एटॉमिक फार्मूला F2, क्लोरीन गैस की बात करें तो Cl2, ब्रोमीन लिक्विड की बात करें तो Br2 और आयोडीन की बात करें तो I2। तो ओवरऑल अगर हम बताएं तो इसमें 2 एटम्स जो होते हैं ये बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ और तब जाके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट की बात थी कि ये देखने में कैसे होते हैं, इनका कलर कैसा होता है, सॉलिड लिक्विड किस तरह के होते हैं। तो चलिए इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो कि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही है, चाहे आप 11th क्लास की 12th क्लास में बनता है, तो 12th क्लास में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और आप सभी को पता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में NH2 NP5 इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हैलोजन फैमिली इज़ NH2 NP5, दैट इज़ इनकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। There are always 7 valence electron in the halogen family. Rather than having filled outer p and s orbitals, they are 1 electron less. इसका मतलब क्या होता है कि अगर p और s ऑर्बिटल की कम्प्लीटली फील्ड की हम बात करें तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और यही रीज़न होता है कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। दैट मीन्स कि इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी की ज़रूरत होती, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इस वजह से ये क्या करते हैं, रिएक्शन बहुत तेज़ी से करते हैं या फिर हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है, तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन का है 2s2 2p5, क्लोरीन का 3s2 3p5 है, ब्रोमीन का 4s2 4p5 है। इसी तरह से आयोडीन एंड एस्टेटीन का भी S2 एंड
P5 आता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इनकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या फिर इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी एटॉमिक रेडियस की। तो अगर हम जनरली हम ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि हम फैमिलीज़ पे जा रहे हैं, फैमिलीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ग्रुप में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इनकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं और नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ होती है। तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से ही क्या होता है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस से दूर चला जाता है और न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से इनका साइज़ बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी रेडियस भी बढ़ेगी। तो हम क्या कहेंगे कि एज़ वी मूव डाउन इन अ ग्रुप या फिर इन अ हैलोजन फैमिली, देयर एटॉमिक रेडियस इज़ इंक्रीजेज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, जैसे जैसे नीचे आएंगे ग्रुप में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वैन डर वाल फोर्सेज। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैन डर वाल फोर्स बढ़ता जाता है और जो एटम का साइज़ होता है वो बढ़ता जाता है ग्रुप में नीचे आने पर। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे नीचे आएंगे इनका वैन डर वाल फोर्स बढ़ने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है। इसी हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पूरा ऑर्डर आपको दिखाया है कि फ्लोरीन के लिए कम होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्लोरीन के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, ब्रोमीन के लिए उससे ज़्यादा होगा, आयोडीन के लिए उससे ज़्यादा होगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, जिसमें फ्लोरीन का सबसे कम होगा और एस्टेटीन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है आयनाइजेशन एनर्जी। तो ग्रुप में जब हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। रीज़न क्या होता है इसके पीछे? तो जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ते हैं, मैंने अभी बताया भी आपको एटॉमिक रेडियस पॉइंट में कि जैसे जैसे ग्रुप में आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती है, जिस वजह से एटम का साइज़ जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। अब एटम का साइज़ बढ़ता है तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जिस वजह से जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड नहीं कर पाता, और जिस वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना आसान हो जाता है। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम ग्रुप इनकी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो फ्लोरीन की होती है, एंड देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में आगे बढ़ेंगे, हैलोजेंस की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। और ये पॉइंट मतलब यूनिवर्सल पॉइंट मान लीजिए इसको आप, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी फैमिलीज़ में इसी तरीके से वेरी करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेम रीज़न आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही है यहाँ पर भी। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने रीज़न बताया कि ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज़ होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा, एटम का साइज़ इंक्रीज़ करेगा। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखानी है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे एटम का साइज़ इंक्रीज़ करेगा, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे, प्लस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करेगा, जिस वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होगा न्यूक्लियस से, और इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद ही रखनी है कि फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता होना चाहिए पहले तो क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है किसी भी एलिमेंट में की गैसेस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी आपको यही लिखना है, सिंस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीजेज। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करेगी। क्यों? एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन अ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जैसे जैसे ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस का जो होता है अट्रैक्शन कम पड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन कंपेयर टू द क्लोरीन। तो इसको हम समझा सकते हैं कि जो फ्लोरीन का साइज़ जो होता है वो क्लोरीन से कम होता है, और जिस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी एंड क्लोरीन की कम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इनकी रिएक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है। तो ऊपर से नीचे आने पर इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज़ करेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप कैसे लिखेंगे। द रिएक्टिविटीज़ ऑफ द हैलोजेंस डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज इन साइज विद एन इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। सेम रीज़न है, यही रीज़न मैं आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, यानी कि एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, और जिस वजह से एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, रेडियस बढ़ जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, अट्रैक्शन जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अदर एटम्स के बीच में ये कम हो जाता है। ठीक है, अदर एटम्स के बीच में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में हैलोजन की जो अट्रैक्शन होता है ये कम हो जाता है, और जिस वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। प्लस एक पॉइंट आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रुप में हम आगे बढ़ते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होने के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ होती है। ये तीनों पॉइंट भी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ कराने के पीछे होते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी जो डिक्रीज़ होती है ये रीज़न भी एक होता है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनके पास आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इफ़ द हैलोजन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन और टू अनदर हैलोजन इट कैन अडॉप्ट अ डिफरेंट स्टेट। मतलब अगर ये हैलोजन अदर एटम या फिर अदर ऑक्सीजन के साथ या अनदर हैलोजन के साथ बाउंड करता है तो ये डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। ठीक है, वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं जो कि हैलोजन शो करते हैं वो आप यहाँ मैंने पूरा चार्ट दिखाया, आप इसमें देख सकते हैं। फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। फ्लोरीन -1 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। क्लोरीन जो होता है ये -1 +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ब्रोमीन +1 -1 +3 एंड +4 एंड +5। इसी तरह से आयोडीन -1 +1 +5 एंड +7 एंड एस्टेटीन -1 +1 +3 +5 एंड +7। तो ओवरऑल यहाँ पर सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने दिखा दी है। प्लस कुछ यहाँ पर आप कंपाउंड्स भी देख सकते हैं, जैसे NaCl में अगर हम देखें तो क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। HClO में हम देखें तो क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। BrF3 में ब्रोमीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। HClO3 में Cl +5 में है, और IF7 में आयोडीन +7 में है। हमेशा फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही आपको रखनी है, और उसके अलावा अगर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं फ्लोरीन का तो बाकी के एलिमेंट्स की आपको निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट थी। नेक्स्ट देखते हैं कि हम ये किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो जनरली ये 3 टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। एक होता है हमारा हैलाइड्स, दूसरा होता है हैलाइड्स होता है पहला हमारा, दूसरा हैलोजन ऑक्सो एसिड्स होता है, प्लस एक और होता है हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो कोई भी हैलाइड तभी फॉर्म होगा जब एक हैलोजन रिएक्ट करेगा अदर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है, जिससे एक बाइनरी कंपाउंड बनता है और इन्हीं को हम कहते हैं हैलाइड्स। इसके अलावा अगर हम जनरली इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो हाइड्रोजन ले लेते हैं हम, क्योंकि हाइड्रोजन भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो जब हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, हाइलाइड्स बनाता है, जो कि किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं HX टाइप के। तो अगर हम F लें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा, इसी तरह से HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा एंड देन हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो ओवरऑल हम इसमें कहते हैं कि यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट करके या बाउंड करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, जो कि हैलाइड्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इन हैलाइड्स की अगर हम बात करें, ये हैलाइड्स जनरली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं आसानी से और हाइड्रोहेलिक
एसिड्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोहेलिक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड्स जो होते हैं वाटर में डिज़ोल्व होके एसिड क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये H2 में डिज़ोल्व होकर इस तरह से रिएक्शन देते हैं, जो कि हमारी क्या होती है? एसिडिक बिहेवियर की रिएक्शन होती है। ठीक है, और सभी हाइड्रोजन हैलाइड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स फॉर्म करते हैं, इनमें से सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड को छोड़कर। और अगर हम इनकी एसिडिटी देखें तो ये इंक्रीज़ करती है HF से लेकर HI तक। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम हैलोजन ऑक्सो एसिड्स। तो अगर हम हैलोजन ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो ये एक इस टाइप का एसिड होता है जिसमें एक हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और हैलोजन एटम भी होंगे। ठीक है, 3 एटम्स होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन एटम्स। और अगर इनकी एसिडिटी की बात करें तो ये डिपेंड करती है इनकी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, या फिर हैलोजन जो इनमें प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो किस टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाएंगे? हाइपोक्लोरस एसिड, जैसे HOCl हुआ, क्लोरस एसिड HClO2 हुआ, क्लोरिक एसिड HClO3, पर क्लोरिक एसिड HClO4। ये चारों टाइप की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लस इनमें जो होता है, अगर हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लें तो हाइपोब्रोमस एसिड बन जाएगा और ब्रोमिक एसिड बन जाएगा। क्लोरिक एसिड की जगह क्या बन जाएगा? ब्रोमिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते क्या हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइंड करके एक अलग टाइप का कंपाउंड बना लेता है, जिसमें दोनों ही बाउंडेड एटम्स जो होते हैं वो हैलोजन ही होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें BrF की, तो Br भी एक हैलोजन एटम है और F भी, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और सभी ज़्यादातर जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं ये बाइनरी होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो किस टाइप की ये बनाएंगे? AB टाइप, AB3 टाइप, AB5 और AB7। तो AB टाइप का एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, CLF है, BRF है, या जितने भी हैं मैंने सभी दिखा दिए हैं। AB3 टाइप में है CLF3, BRF3, IF3, ICl3, और देन AB5 में है IF5, BRF5, और AB7 में है IF7। ओनली 7 में सिर्फ एक ही बनता है IF7, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। तो ये इनके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बन जाते हैं। सिर्फ सूटेबल कंडीशन चाहिए होती है टेम्परेचर और प्रेशर की, और फिर ये बन जाते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। जैसे अगर CLF की बात करें तो क्लोरीन और प्लस फ्लोरीन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से CLF बनता है। इसी तरह से CLF प्लस फ्लोरीन की कॉम्बिनेशन से CLF3 बनता है। इसी तरह से आप 5 वाला AB5 टाइप भी बना सकते हैं, AB7 टाइप भी आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अगर नोट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट आपने लेकर सेव कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।